नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी बाई यूपी वाला भैया में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज ग्रामीण प्रवेश की 14वीं क्लास होने जा रही है। तो चलते हैं सीधा क्लास की ओर, देखते हैं जनगणना। तो जनगणना में देखते हैं, जनगणना शब्द जनसंख्या से बना है। किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनगणना कहते हैं। यानी जनगणना शब्द जनसंख्या से बना है। किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जब आप किसी नियमित समय अंतराल में क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की गिनती कराते हैं तो उसे जनगणना कहते हैं। जब आप किसी एक नियमित समय अंतराल में क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की गिनती कराते हैं तो उसे जनगणना कहते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है 1801 में जनगणना की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। यानी 1801 में जनगणना की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। इससे पहले 1790 में जनगणना अमेरिका में शुरू हुई। यानी देखा जाए तो सबसे पहले जनगणना अमेरिका में शुरू हुई, जो 1790 में शुरू हुई। उसके बाद 1801 में जनगणना की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। यानी 1801 में जनगणना की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। इससे पहले 1790 में अमेरिका में जनगणना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। यानी भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। यानी भारत में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई, जो कि 1872 में हुई। तो इस जनगणना में बहुत कमियां थी। यानी प्रथम जनगणना जो थी इसमें बहुत कमियां थी। विश्वसनीय जनगणना 1872 में विश्वसनीय जनगणना 1872 की को नहीं माना जाता है। यानी प्रथम जनगणना को विश्वसनीय जनगणना नहीं माना जाता है। यानी 1872 की जो जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई, इसे विश्वसनीय नहीं माना जाता है, जो प्रथम जनगणना थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जनगणना हुई। यही जनगणना क्रम लेते हैं 2011 तक 15 जनगणना हो चुकी हैं। यानी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जनगणना हुई और इसी क्रम के अनुसार भारत में जनगणना होती है। और 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है। यानी 1881 में जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जनगणना हुई, इसी क्रम के अनुसार भारत में जनगणना होती है और इसी क्रम के अनुसार 2011 तक 15 जनगणना की जा चुकी हैं। 1881 से 2011 तक 15 जनगणना की जा चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 1921 की जनगणना के समय विश्व युद्ध चल रहे थे। यानी 1921 की जनगणना के समय विश्व युद्ध चल रहे थे। स्पेनिश फ्लू के कारण 1.5 करोड़ लोग मर गए। यानी 1921 की जनगणना के समय विश्व युद्ध चल रहे थे। स्पेनिश फ्लू के कारण 1.5 करोड़ लोग मर गए। इसीलिए इसे महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। यानी अगर ये पूछा जाए कि महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1921 की जनगणना को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसमें विश्व युद्ध के कारण और स्पेनिश फ्लू के कारण 1.5 करोड़ लोग मर गए।
और इसी कारण इसे महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है 1921 को। इस जनगणना में -31% लोगों की कमी दर्ज की गई, यानी इस जनगणना में, यानी 1921 की जनगणना में 31% लोगों की कमी दर्ज की गई। लगभग 71 लाख लोगों की कमी दर्ज की गई, यानी लगभग 71 लाख लोगों की कमी दर्ज की गई 1921 की जनगणना में, यानी 31% लोगों की कमी अर्थात 71 लाख लोगों की कमी। परसेंट में देखा जाए तो 31% और लाखों में देखा जाए तो 71 लाख। और विश्व युद्ध और स्वाइन फ्लू से लगभग कितने लोग मरे थे? 1.5 करोड़ लोग मरे थे 1921 में। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 1951 की जनगणना स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना थी, यानी 1951 की जनगणना स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना थी। तो 1951 की जनगणना स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना थी। इससे पहले 7 जनगणना हो चुकी थी, यानी 1951 से पहले 7 जनगणना हो चुकी थी। ये 8वीं जनगणना थी, यानी 1951 से पहले 7 जनगणनाएं हो चुकी थी और 1951 की जो जनगणना है वो 8वीं जनगणना थी। इस जनगणना में जनगणना आयुक्त, यानी 1951 की जनगणना में जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी थे, यानी 1951 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपालास्वामी 1951 की जनगणना के जनगणना आयुक्त थे। यानी ये भी पूछा जा सकता है स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी थे, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी थे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है 1961 में जनगणना के महत्वपूर्ण, यानी 1961 में जनगणना के महत्वपूर्णता को देखते हुए भारत के गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग अलग बना दिया गया। यानी 1961 की जनगणना के महत्वपूर्णता को देखते हुए, यानी 1961 में जनगणना की महत्वपूर्णता को देखते हुए भारत के गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग अलग बना दिया गया। तो यानी जनगणना विभाग अलग कब बनाया गया? तो ये 1961 में जनगणना विभाग अलग बना दिया गया। और जनगणना विभाग किसके अधीन कार्य करता है? तो भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो 1961 में जनगणना के महत्व को देखते हुए भारत के गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग का अलग सृजन किया गया या अलग बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 1971 की जनगणना को सर्वाधिक वृद्धि दर के रूप में जाना जाता है, यानी 1971 की जनगणना को सर्वाधिक वृद्धि के रूप में जाना जाता है। तो इसमें 24.80% की वृद्धि हुई थी, यानी 1971 की जनगणना को सर्वाधिक वृद्धि के रूप में जाना जाता है। इसमें 24.80% की वृद्धि हुई थी। अगर ऐसा माना जाए लगभग 25% की वृद्धि हुई थी 1971 की जनगणना में, जबकि यानी सर्वाधिक वृद्धि वाली जनगणना 1971 को और सर्वाधिक कमी वाली जनगणना 1921 को। और 1971 में वृद्धि कितनी हुई? लगभग 25%, यानी 24.80% वृद्धि हुई। लेकिन 1921 की जनगणना में कमी कितने परसेंट हुई? तो 31% कमी हुई। अगर लोगों को देखा जाए तो 7 लाख लोगों की लगभग कमी हुई। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, सॉरी 7 लाख नहीं होगा, 71 लाख होगा, वहाँ ठीक कर लीजिएगा। तो 2011 की जनगणना, अब 2011 की जनगणना के देख लेते हैं कुछ मुख्य बिंदु। तो 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं
जनगणना थी, यानी 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। वर्तमान में जनगणना आयुक्त विवेक जोशी हैं, यानी वर्तमान में जनगणना आयुक्त विवेक जोशी हैं। इन्हीं के नेतृत्व में 2021 की जनगणना होगी, यानी विवेक जोशी के नेतृत्व में 2021 की जनगणना होगी। यानी 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। वर्तमान में जनगणना आयुक्त विवेक जोशी हैं और इन्हीं के नेतृत्व में 2021 की जनगणना होगी। पूछा जा सकता है कि किसके नेतृत्व में 2021 की जनगणना होगी, तो विवेक जोशी के नेतृत्व में 2021 की जनगणना होगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े 2013 में प्रकाशित किए गए, यानी 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े 2013 में प्रकाशित किए गए। अगला पॉइंट है, विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है, यानी कि विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है, जबकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी विश्व की जनसंख्या देखा जाए तो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, जबकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 1,93,422 है, यानी भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 1,93,422 है, यानी कितनी है, 121 करोड़ 1,93,422 है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पास 7.3% क्षेत्रफल है, यानी उत्तर प्रदेश के पास 7.3% क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या 19 करोड़ 98,12,341 है। यानी उत्तर प्रदेश के पास 7.3% क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या 19 करोड़ 98,12,341 है। यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 19 करोड़ 98,12,341, यानी 19 करोड़ 98,12,341 क्या है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या का लगभग 16.5% है, यानी भारत की जनसंख्या का लगभग कितना है, तो ये 16.5% है। तो कहा जाए कि 1% ही कम है अगर देखा जाए तो, क्योंकि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की तुलना में भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% निवास करता है, जबकि भारत की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 16.5% निवास करती है। तो 1% का ही अंतर है अगर देखा जाए तो। यानी कि भारत में विश्व की जनसंख्या 17.5 और उत्तर प्रदेश में यानी भारत की उत्तर प्रदेश में जनसंख्या 16.5, यानी वो 17.5, ये 16.5। नेक्स्ट देख लेते हैं। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर है, यानी जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 2011 की जनगणना का शुभांकर प्रागणिक शिक्षिका था, यानी 2011 की जनगणना का शुभांकर प्रागणिक शिक्षिका था, यानी प्रागणिक शिक्षिका। यानी प्रागणिक शिक्षिका क्या है, तो ये 2011 की जनगणना का शुभांकर है। यानी प्रागणिक शिक्षिका क्या है, तो 2011 की जनगणना का शुभांकर है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना का शुभांकर क्या है, तो वह है प्रागणिक शिक्षिका। अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व में जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को
मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की जनगणना। अब उत्तर प्रदेश की जनगणना देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, यानी उत्तर प्रदेश देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, जबकि प्रथम स्थान पर राजस्थान, द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और कहीं जाकर चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। तो प्रथम स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, द्वितीय स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, तृतीय स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2011 में उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में जनगणना कराई गई, यानी 2011 में उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में जनगणना कराई गई, क्योंकि उस समय सिर्फ 71 जिले थे। यानी 2011 में जो जनगणना कराई गई थी 71 जिलों में कराई गई, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में 71 ही जिले थे। तो जब 71 ही जिले थे तो 71 में ही करानी पड़ेगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 2011 की जो जनगणना अगर पूछा जाए तो कितने जिलों में कराई गई, तो 71 जिलों में कराई गई। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, यानी उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। तो पर वर्ग किलोमीटर का मतलब एक वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति रहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है 2001 में 690 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था, यानी 2001 में जो जनसंख्या घनत्व था 690 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था, यानी 2001 की जनगणना के अनुसार एक वर्ग किलोमीटर में 690 व्यक्ति रहते थे और 139 लोगों की वृद्धि हुई है। यानी अब जो 2011 के अनुसार 139 लोगों की वृद्धि हुई है पर वर्ग किलोमीटर में। पहले कितने थे? 690 व्यक्ति रहते थे और अब कितने रहते हैं? 829 व्यक्ति रहते हैं पर वर्ग किलोमीटर में। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात देख लेते हैं। तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहा जाता है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात दो तरह का होता है, यानी लिंगानुपात कै तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक सामान्य और दूसरा 0 से 6 वर्ष के शिशु का लिंगानुपात निकाला जाता है। एक सामान्य लिंगानुपात निकाला जाता है और दूसरा 0 से 6 वर्ष के शिशु लिंगानुपात निकाला जाता है। इसे शिशु लिंगानुपात कहते हैं। यानी एक सामान्य लिंगानुपात होता है, दूसरा 0 से 6 वर्ष के शिशु का लिंगानुपात निकाला जाता है, जिसे शिशु लिंगानुपात कहते हैं। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है, यानी उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 912 है, यानी 1000 पुरुषों पे 912 स्त्रियां हैं। लेकिन शिशु लिंगानुपात कितना है? तो ये 902 है, यानी शिशु लिंगानुपात कितना है? 902 है। 2011 की जनगणना के अनुसार के आंकड़े हैं ये। यानी उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात देखा जाए तो 912 है, अगर शिशु लिंगानुपात देखा जाए तो 902 है, यानी कि दोनों में 10 का डिफरेंस है। अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर। तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर देख लेते हैं। ऐसे लोग जो किसी एक भाषा को पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं तो उसे साक्षर कहते हैं। यानी ऐसे लोग जो किसी एक भाषा को पढ़ सकते हैं
और लिख सकते हैं तो उसे साक्षर कहते हैं। अगला पॉइंट है 7 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति यदि पढ़ लिख और समझ सकते हैं तो उन्हें साक्षर माना जाता है। यानी 7 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति यदि पढ़ लिख और समझ सकते हैं तो उन्हें साक्षर माना जाता है। यानी जो व्यक्ति पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है तो उसे क्या माना जाएगा? साक्षर माना जाएगा। साक्षरता दर कैसे निकालते हैं? इसके लिए फॉर्मूला होता है। तो साक्षरता दर बराबर साक्षरों की संख्या यानी साक्षर की संख्या बटे कुल जनसंख्या जो 7 वर्ष से ज़्यादा उम्र की हो। यानी साक्षरता दर कैसे निकालते हैं? यानी साक्षरों की संख्या बटे कुल जनसंख्या जो 7 वर्ष से ज़्यादा उम्र की हो गुणा 100। यानी साक्षरता दर इसी फॉर्मूले से निकाली जाती है। ध्यान से देख लेना, एक दो बार याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.7% है। यानी उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? तो 67.7% है उत्तर प्रदेश की साक्षरता। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 29वीं रैंक है। यानी उत्तर प्रदेश की 29वीं रैंक है भारत में साक्षरता की दृष्टि से। यानी साक्षरता की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर आता है। यानी केंद्र और राज्य शासित प्रदेशों को मिलाकर। यानी इसमें सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश को अगर मिला लिया जाए, यानी सभी प्रदेशों को मिला लिया जाए, सभी राज्यों को, सभी केंद्र शासित प्रदेशों को अगर मिला लिया जाए तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता में जो रैंक बैठती है वो 29वीं रैंक है, जो काफ़ी ठीक नहीं है 29वीं रैंक। अगला पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर, यानी उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर 77.28% है। यानी पुरुष 77.28% साक्षर हैं। यानी उत्तर प्रदेश में पुरुष कितने साक्षर हैं? तो 77.28% पुरुष उत्तर प्रदेश में साक्षर हैं। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर 57.18% है। यानी कि महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो 57.18% है महिलाओं की साक्षरता उत्तर प्रदेश में। यानी 77.28% पुरुष साक्षर, 57.18% महिला साक्षर। यानी कि देखा जाए अंतर तो 20.1 का अंतर है। यानी 20.1 का अंतर है पुरुष और महिलाओं के बीच में। साक्षरता का लगभग 20 का डिफरेंस है पुरुष और महिला साक्षरों में। पुरुष है 77.28% और महिला है 57.18%। तो दोनों का अगर अंतर देखा जाएगा तो 20.1% के आसपास आएगा, जो कि काफ़ी डिफरेंस है महिला और पुरुष साक्षरता में उत्तर प्रदेश में। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वृद्धि दर। तो उत्तर प्रदेश में वृद्धि दर देख लेते हैं। जब भी वृद्धि दर की बात की जाती है तो दशकीय वृद्धि की बात की जाती है। यानी जब भी वृद्धि दर निकाली जाती है तो दशकीय वृद्धि दर निकाली जाती है। तो दशकीय वृद्धि दर कैसे निकाली जाती है उसके लिए फॉर्मूला है। तो दशकीय वृद्धि दर बराबर वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या। यानी वर्तमान जनसंख्या में से पूर्व की जनसंख्या घटा देंगे बटे पूर्व की जनसंख्या। यानी पहले की तुलना में वृद्धि, यानी वृद्धि हमेशा पहले की तुलना में देखी जाएगी। यानी पहले की जनसंख्या को अब की जनसंख्या में से घटा देंगे और बटे में पूर्व की यानी पहले की जनसंख्या को रख देंगे और गुणा 100 कर देंगे। तो इस प्रकार दशकीय वृद्धि निकल आएगी। यानी कि दशकीय वृद्धि बराबर
वर्तमान जनसंख्या जो कि बढ़ी हुई जनसंख्या है में से पहली जनसंख्या जो कम होगी उसे घटा देंगे, जो भी वर्तमान और पहली का जो अंतर आएगा उसे ऊपर रखेंगे, उसके बटे में जो पहली जनसंख्या थी यानी उसके उसी पर तो बढ़ी है, यानी तो उसी का परसेंटेज निकालना होगा 10 सालों में उसके ऊपर कितनी वृद्धि हुई है, तो पहले बटे पहले की जनसंख्या गुणा 100। तो इस प्रकार आप इस सूत्र से 10 की वृद्धि निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर 20.23% है, यानी उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर 20.23% है, जबकि समस्त भारत की वृद्धि दर 17.7% है। यानी उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर 20.23% है, जबकि समस्त भारत की वृद्धि दर 17.7% है। तो अगर भारत की 10 की वृद्धि दर पूछी जाए तो 17.7% और प्रदेश की वृद्धि दर पूछी जाए तो 20.23% है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, समस्त भारत का लिंगानुपात 943 है, यानी समस्त भारत का लिंगानुपात 943 है, जबकि उत्तर प्रदेश का कितना है? उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है और शिशु लिंगानुपात 902 है। यानी समस्त भारत का लिंगानुपात 943 है, जबकि उत्तर प्रदेश का 912 है और शिशु लिंगानुपात 902 है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे राज्य में 25 जनपद ऐसे हैं जिनका औसतन लिंगानुपात 912 है, यानी हमारे राज्य में 25 जनपद ऐसे हैं जिनका औसत लिंगानुपात 912 है। यानी हमारे राज्य में 25 जनपद ऐसे हैं जिनका औसत लिंगानुपात 912 से अधिक है, यानी कि ज़्यादा है। यानी 25 जनपद हमारे प्रदेश में ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 912 से ज़्यादा है और 15 जनपद ऐसे हैं जिनमें भारत की औसत 943 से भी ज़्यादा है, यानी भारत के जो लिंगानुपात का औसत है उससे भी ज़्यादा है। यानी 25 ज़िले तो उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो 912 से ज़्यादा लिंगानुपात है उनका, और 15 ज़िले ऐसे हैं जो भारत के औसत लिंगानुपात यानी 943 से भी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रदेश की वार्षिक यानी कि प्रदेश की सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, यानी प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर, जो 1024 है जिसका लिंगानुपात। प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है। और वैसे देखा जाए तो क्रम के अनुसार जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, यानी जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, इनका लिंगानुपात सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन कौन का? जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, जिसमें जौनपुर का 1024, आजमगढ़ का 1019, देवरिया का 1017 और प्रतापगढ़ का 998। तो ये है, और जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है जो 1024 है। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। तो न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है, यानी न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है जो 851 है। यानी कि न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? तो गौतम बुद्ध नगर का है जो 851 है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, यानी प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, यानी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। तो इसमें पहले नंबर पर प्रयागराज आता है, यानी पहले नंबर पर
प्रयागराज आता है जनसंख्या में। तो प्रयागराज की जनसंख्या कितनी है? 59.54 लाख, यानी प्रयागराज में 59.54 लाख जनसंख्या है। और मुरादाबाद में 47.72 लाख जनसंख्या है, यानी मुरादाबाद में 47.72 लाख जनसंख्या है, जबकि गाजियाबाद में 46.81 लाख जनसंख्या है, यानी गाजियाबाद में 46.81 लाख जनसंख्या है। तो यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद कौन कौन से हैं? प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद, यानी प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद, जिसमें प्रयागराज नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद और तीसरे नंबर पर गाजियाबाद, यानी पहले नंबर पर प्रयागराज, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद। और प्रयागराज की जनसंख्या 59.54 लाख है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद कौन कौन से हैं? तो न्यूनतम जनसंख्या महोबा में है, यानी न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद कौन कौन से हैं? महोबा और चित्रकूट। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले महोबा और चित्रकूट, जिसमें महोबा पहले स्थान पर है और चित्रकूट दूसरे स्थान पर है। यानी न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? महोबा और चित्रकूट, जिसमें महोबा पहले स्थान पर है और चित्रकूट दूसरे स्थान पर है। तो महोबा की जनसंख्या कितनी है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला महोबा है, तो इसकी जनसंख्या कितनी है? तो इसकी है 8,75,000, यानी हाँ सही है, महोबा की जनसंख्या कितनी है? 8,75,000। और चित्रकूट की जनसंख्या कितनी है? 9,91,000, यानी चित्रकूट की जनसंख्या कितनी है? 9,91,000। महोबा की जनसंख्या 8.75 लाख या 8,75,000 और चित्रकूट की जनसंख्या 9,91,000, यानी न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं महोबा और चित्रकूट, जिसमें महोबा की जनसंख्या है 8,75,000, चित्रकूट की जनसंख्या है 9,91,000। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि दर के मामले में जनपद, यानी वृद्धि दर के मामले में जनपद, यानी जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि 20.2223% है। यानी जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि 20.2223% है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जनपद, यानी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जनपद। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कौन से जिले में हुई है, कौन कौन से जिलों में हुई है, तो देख लेते हैं। तो सर्वाधिक वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर में हुई है 49.1%, यानी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में हुई है जो 49.1% है। दूसरे नंबर पर गाजियाबाद में हुई है जो 41.3% पर है, और तीसरे नंबर पर श्रावस्ती में हुई है जो 30.5% पर है। यानी कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि अगर देखी जाए तो गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर गाजियाबाद, तीसरे नंबर पर श्रावस्ती। यानी तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर प्रथम स्थान पर है और जिसमें वृद्धि परसेंट यानी 49.1% की वृद्धि हुई है गौतम बुद्ध नगर में। गाजियाबाद में 41.3% की वृद्धि हुई है और श्रावस्ती में 30.5% की दशकीय वृद्धि हुई है। आगे देख लेते हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जनपद। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि किस में हुई है? तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुई है कानपुर में। न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुई है कानपुर में, न्यूनतम दशकीय वृद्धि 9.9% हुई है। यानी कानपुर में न्यूनतम वृद्धि 9.9% हुई है। तो दशकीय वृद्धि सबसे
न्यूनतम कहाँ रही है, तो वो रही है कानपुर में 9.9%। और अगर कानपुर इसमें पहले स्थान पर आता है 9.9%, उसके बाद हमीरपुर, फिर बागपत, यानी कानपुर, हमीरपुर, बागपत में न्यूनतम 10 की वृद्धि रही है। तो जिसमें कानपुर में 9.9% रही है, हमीरपुर में 11.1% रही है और बागपत में 11.9% रही है, जिसमें कानपुर प्रथम स्थान पर है न्यूनतम 10 की वृद्धि में। यानी सबसे कम अगर 10 की वृद्धि कहीं हुई है तो वो कानपुर में हुई है, उसके दूसरे नंबर पर हमीरपुर में हुई है और तीसरे नंबर पर बागपत में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश का घनत्व। तो उत्तर प्रदेश का घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 829 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो यही इसका जनघनत्व है। लेकिन भारत का कितना है वो आपने देखा ही है। अगला पॉइंट है न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला, यानी न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला। तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, वो ललितपुर है। न्यूनतम जनघनत्व किस में पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है, यानी 243 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। यानी कि ललितपुर का जनघनत्व कितना है, 242 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी ललितपुर का जनघनत्व 242 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो इसमें नंबर 2 पे आता है हमीरपुर। हमीरपुर का जनघनत्व है 279 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी हमीरपुर का जनघनत्व है 279 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। और सोनभद्र का जनघनत्व है 270 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी सोनभद्र का है 270 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। यानी कि हमीरपुर का 279 नहीं होगा, 269 होगा, क्योंकि ये सीरियल के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम है। तो अगर आप देखेंगे तो 279 और 270, तो इसमें हमीरपुर का ज़्यादा है, तो हमीरपुर पहले थोड़ी नहीं आएगा, तो वो तीसरे स्थान पर आना चाहिए। तो इसका कितना हो जाएगा, हमीरपुर का हमेशा कम ही रहेगा। तो 259 यानी कि 269 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी हमीरपुर पहले स्थान पर ललितपुर है जनघनत्व में, दूसरे स्थान पर जनघनत्व में हमीरपुर है और तीसरे स्थान पर जनघनत्व में सोनभद्र है। ये क्रम आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट है साक्षरता में उत्तर प्रदेश, यानी साक्षरता में उत्तर प्रदेश देख लेते हैं क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की साक्षरता में। तो 67.7% लोग उत्तर प्रदेश में साक्षर हैं, यानी 67.7% लोग प्रदेश में साक्षर हैं। और भारत में इसकी रैंक 29वीं है। भारत में साक्षरता के हिसाब से उत्तर प्रदेश की रैंक कितनी है, 29वीं है, जिसमें 77.3% पुरुष साक्षर हैं, यानी 77.3% पुरुष साक्षर हैं। और महिला 57.2% महिला साक्षर हैं, यानी 57.2% महिला साक्षर हैं। तो जो कि भारत में 31वां स्थान है, यानी कि जो कि भारत में 31वां स्थान है। जो कि भारत में 31वां स्थान है, यानी कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, 67.7% है, जो कि साक्षरता के हिसाब से भारत में 29वीं रैंक है, जिसमें पुरुष साक्षर है
3% पुरुष साक्षर हैं और महिला इसमें 57.2% साक्षर हैं, जो कि भारत में 31वां स्थान है। अगला देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले जनपद देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की पाई जाती है? सबसे ज़्यादा साक्षरता पाई जाती है गौतम बुद्ध नगर की, वहाँ 80.12% लोग साक्षर है। यानी सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर पूछा जाए तो वह है गौतम बुद्ध नगर, जिसके 80.12% है। दूसरे नंबर पर कानपुर आ जाता है, कानपुर नगर, जहाँ 79.68% है। और तीसरे नंबर पर औरैया आ जाता है, यहाँ 78.59% है। यानी तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, जो 80.12% है। अगर क्रम में देखा जाए, यानी सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले देखे जाएं, तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और औरैया, यानी गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, जिसमें गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर है साक्षरता में, दूसरे स्थान पर साक्षरता में कानपुर है और तीसरे स्थान पर साक्षरता में औरैया है। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे कम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? यानी कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है, जिसकी साक्षरता 46.74% है। यानी श्रावस्ती की साक्षरता कितनी है? 46.74% है, जो कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती। यानी सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? श्रावस्ती है, जिसकी साक्षरता 46.74% है। अगर क्रम देखा जाए तो सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती की है, फिर उसके बाद सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती की है, और इससे तो सभी की फिर ज़्यादा ही है। वैसे अगर श्रावस्ती नहीं दिया हो तो फिर बहराइच आ जाएगा, फिर और श्रावस्ती और बहराइच दोनों नहीं दिए हों तो बलरामपुर को टिक कर देंगे आप। तो इस प्रकार आप देख लेंगे। तो लेकिन जो सबसे कम साक्षरता वाला जनपद श्रावस्ती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य, यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 19,98,12,341 कुल आबादी है। यानी उत्तर प्रदेश में 19,98,12,341 कुल आबादी है, जिसमें से 15,53,17,278 ग्रामीण आबादी है। यानी जिसमें से 15,53,17,278 ग्रामीण आबादी है। प्रदेश की नगरीय आबादी 4,44,95,63 है। यानी नगरीय आबादी कितनी है प्रदेश की? तो 4,44,95,63 है। यानी 4,44,95,63 है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 77.73% आबादी ग्रामीण है। यानी 77.73% आबादी ग्रामीण है तथा 22.27% आबादी शहरी है। यानी प्रदेश की बात चल रही है, प्रदेश में 77.73% आबादी ग्रामीण है और 22.27% आबादी शहरी है। यानी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 77.73% आबादी ग्रामीण है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आती है, और 22.27% आबादी शहरी क्षेत्रों से आती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला जिला प्रयागराज है। यानी सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है। और सबसे कम आबादी वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। यानी
सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला जिला प्रयागराज है और सबसे ज़्यादा यानी सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। यानी सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी प्रयागराज में पाई जाती है और सबसे कम ग्रामीण आबादी गौतम बुद्ध नगर में पाई जाती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाले जिले, यानी सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाले जिले। तो सर्वाधिक ग्रामीण परसेंटेज देखा जाए तो सर्वाधिक ग्रामीण परसेंटेज श्रावस्ती में है, यानी सर्वाधिक ग्रामीण परसेंटेज श्रावस्ती और कुशीनगर में है। यानी सर्वाधिक ग्रामीण परसेंटेज श्रावस्ती और कुशीनगर में है। और श्रावस्ती जिसमें पहले स्थान पर आता है, तो श्रावस्ती में ग्रामीण परसेंट 96.54% है। यानी कि पूरा अगर श्रावस्ती देखा जाए तो पूरे ग्रामीण है पूरी तरह से। कुशीनगर भी पूरा ग्रामीण है, यानी श्रावस्ती और कुशीनगर दोनों ही ग्रामीण है, लेकिन सर्वाधिक ग्रामीण श्रावस्ती में ही है क्योंकि यहाँ की साक्षरता सबसे कम है। यानी कि श्रावस्ती की साक्षरता सबसे कम है और यहाँ के लोग ग्रामीण हैं, इसीलिए यहाँ की साक्षरता सबसे कम है। और साक्षरता कितनी है श्रावस्ती की? 46.74% है यहाँ की साक्षरता। और वो किस वजह से आपको पता ही है, क्योंकि सर्वाधिक यहाँ पर ग्रामीण लोग बसते हैं, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी रहती है यहाँ पर 96.54%। तो श्रावस्ती की साक्षरता भी कम ही रहेगी। जहाँ ग्रामीण है, ग्रामीणों में साक्षरता इतनी होती नहीं है, तो 46.74% साक्षरता है श्रावस्ती की। तो ग्रामीण प्रतिशत सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में, दूसरे नंबर पर कुशीनगर में। यानी श्रावस्ती और कुशीनगर देखा जाए एक तौर से तो ये पूरी तरह से ग्रामीण ही हैं। श्रावस्ती जिसमें 96.54% ग्रामीण क्षेत्र है और कुशीनगर में 95.28% ग्रामीण क्षेत्र है, जो कि पूरी तरह से ही ग्रामीण माना जाएगा। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाले जिले, तो न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत गाजियाबाद में है। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत गाजियाबाद में है और लखनऊ में है। यानी न्यूनतम ग्रामीण इलाके अगर देखे जाएं तो कहाँ पाए जाते हैं? गाजियाबाद और लखनऊ में। तो पहले नंबर पे गाजियाबाद आ जाता है जिसमें 32.45% यानी कि ग्रामीण आबादी पाई जाती है। यानी न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाले जिले, तो न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत गाजियाबाद और लखनऊ में है। यानी न्यूनतम ग्रामीण आबादी अगर देखी जाए तो गाजियाबाद और लखनऊ में है। तो कितनी है न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत? तो 32.45% गाजियाबाद में है ग्रामीण प्रतिशत और 33.79% लखनऊ में है। लखनऊ में है ग्रामीण प्रतिशत। यानी तो न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाले जिले गाजियाबाद और लखनऊ हैं। यानी न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाले जिले गाजियाबाद और लखनऊ है। और ये छोड़ देते हैं इसको। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाले जिले गाजियाबाद और लखनऊ है, जिसमें गाजियाबाद का प्रतिशत 32.45 है और लखनऊ का प्रतिशत 33.79 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुसूचित जातियां 2011 के अनुसार। अनुसूचित जातियां 2011 के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या 4,13,57,608 है। यानी उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या 4,13,57,608 है। यानी 4,13,57,608, 4,13,57,608 है अनुसूचित जातियों की संख्या, जिसे SC कहते हैं। तो SC की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? 4,13,57,608
8 याद रखना होगा आपको। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों की संख्या प्रदेश के कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? यानी कि अनुसूचित जातियों की संख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है? तो 20.69% है, यानी कि लगभग 21% एससी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, यानी लगभग 21% एससी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। संपूर्ण भारत यानी संपूर्ण देश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की संख्या यानी पूरे भारत में एससी कितने परसेंट पाई जाती है? तो 16.6% पूरे भारत में एससी पाई जाती है। यानी पूरे भारत में एससी कितने परसेंट पाई जाती है? तो 16.6% एससी पाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 21% एससी पाई जाती है और भारत में 16.6 पाई जाती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, देश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यानी सर्वाधिक एससी किस राज्य में पाई जाती है? तो वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सर्वाधिक एससी कहाँ पाई जाती है? तो वो उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में, यानी प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति बागपत में, बरेली में, बलरामपुर में, गौतम बुद्ध नगर में और रामपुर में। यानी सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति बागपत में, बरेली में, बलरामपुर में, गौतम बुद्ध नगर में और रामपुर में। यानी सर्वाधिक एससी पाई जाती है बागपत, बरेली, बलरामपुर, बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर और रामपुर, सर्वाधिक यहाँ एससी पाई जाती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अनुसूचित जातियों में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 907 है। अनुसूचित जातियों में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 907 है। यानी एससी का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 907 है, जबकि 2001 में 900 था। यानी 2011 के अनुसार एससी का लिंगानुपात 907 है, जबकि 2001 में 900 था। आजमगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात है एससी का, यानी आजमगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात है एससी का 1021, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात आजमगढ़ में है एससी का कितना है? 1021 है। यानी 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं हैं, यानी कि 21 महिलाएं फालतू हैं 1000 पुरुषों पे। तो आजमगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात है एससी का और 11 में 907 लिंगानुपात है एससी का, जबकि 2001 में 900 था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, अनुसूचित जनजातियों का आंकड़ा 2011 के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों का आंकड़ा 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या यानी एसटी की संख्या, उत्तर प्रदेश में एसटी की संख्या 11 लाख, एसटी की संख्या 11,34,273 है। यानी उत्तर प्रदेश में एसटी की संख्या कितनी है? तो एसटी की संख्या है 11,34,273, यानी एसटी 11,34,273, एसटी 11,34,273 उत्तर प्रदेश में, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 0.57% है। यानी कि जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 0.57% है। यानी एसटी राज्य की जनसंख्या का 0.57% है। कितनी है एसटी की संख्या उत्तर प्रदेश में? तो 11,34,273
34,273, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 0.57% है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या, यानी भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या, यानी भारत की जनसंख्या में एसटी की संख्या 8.6% है। यानी पूरे भारत में एसटी कितनी है? तो 8.6% एसटी है पूरे भारत में। भारत में एसटी कितनी है? तो 8.6% है पूरे भारत में एसटी। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी लिंगानुपात 951, 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी लिंगानुपात 951, जबकि 2001 के अनुसार 934 था। यानी 2001 में 934 था लिंगानुपात एसटी का, 2001 में लिंगानुपात एसटी का 934, और 2011 के अनुसार एसटी का लिंगानुपात 951। एसटी लिंगानुपात 2011 के अनुसार 951। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला, यानी सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला, यानी सबसे अधिक एसटी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक एसटी सोनभद्र में पाई जाती है। तो सबसे अधिक एसटी कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। तो कुछ जिले दे रखे हैं क्रमवार जहाँ एसटी अधिक पाई जाती है। वैसे सबसे अधिक तो सोनभद्र में पाई जाती है एसटी, फिर भी जहाँ सोनभद्र नहीं दिया हो तो फिर क्या करेंगे उसमें, तो देखते हैं। तो सर्वाधिक एसटी पाई जाती है सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर। एसटी कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर। सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर में सर्वाधिक एसटी पाई जाती है। तो सर्वाधिक एसटी सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर में पाई जाती है। न्यूनतम एसटी कहाँ पाई जाती है? तो न्यूनतम एसटी बागपत में पाई जाती है। न्यूनतम एसटी कहाँ पाई जाती है? बागपत में। तो न्यूनतम एसटी पाई जाती है बागपत में, कन्नौज में, बदायूं में, एटा में। यानी बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा में न्यूनतम एसटी पाई जाती है। तो न्यूनतम एसटी कहाँ पाई जाती है? बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा। यानी न्यूनतम एसटी बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा में न्यूनतम एसटी पाई जाती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, यानी सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। यानी तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, यानी सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत सोनभद्र का ही है। यहाँ सर्वाधिक एसटी पाई जाती है, तो वहाँ जनसंख्या भी अधिक है। तो सोनभद्र कोई आप याद रख लो, काम चल जाएगा। सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर सर्वाधिक एसटी वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक एसटी वाले जिले हैं। यहाँ सर्वाधिक एसटी प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक एसटी प्रतिशत सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूनतम एसटी प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? तो न्यूनतम एसटी प्रतिशत बागपत, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। यानी न्यूनतम एसटी प्रतिशत बागपत, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। यानी न्यूनतम एसटी प्रतिशत बागपत, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। बागपत, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट देख लेते हैं, धर्म आधारित जनगणना 2011। तो धर्म आधारित जनगणना 2011 देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में लगभग 80% हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं। यानी लगभग 80%
हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं। यानी उत्तर प्रदेश में 80% हिंदू हैं। सबसे कम बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे कम बौद्धिस्ट हैं, और जो कि मात्रा में 0.1% है। जो कि मात्रा में कितने हैं? 0.1% है। तो सबसे ज़्यादा हिंदू हैं 80%, और सबसे कम कौन है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध हैं, जो कि 0.1% हैं बौद्ध उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है इस्लाम की जनगणना 2011 में इस्लाम की जनगणना देख लेते हैं। 2011 के अनुसार राज्य में कुल इस्लाम आबादी, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में इस्लाम आबादी 62,36,965 है। यानी मुस्लिम जनसंख्या कितनी है प्रदेश में मुस्लिम जनसंख्या है 62,36,965। यानी 62,36,965 मुस्लिम आबादी है। 62,36,965 मुस्लिम आबादी है प्रदेश में, जिसमें से 32,98,339 पुरुष हैं, जिसमें से 32,98,339 पुरुष हैं, और 29,41,626 महिलाएं हैं। तो 29,41,626 महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं। यानी कि मुस्लिम महिलाएं कितनी हैं प्रदेश में? तो 29,41,626, यानी 29,41,626 महिलाएं हैं। और पुरुष कितने हैं? मुस्लिम पुरुष कितने हैं प्रदेश में? 32,98,339 मुस्लिम पुरुष हैं उत्तर प्रदेश में। और कुल मुस्लिम आबादी कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो 62,36,965 है मुस्लिम आबादी। नेक्स्ट देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल आबादी में इस्लाम आबादी की भागीदारी 9.5% है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल आबादी में इस्लाम आबादी की भागीदारी 9.5% है, जबकि 2001 में 11% थी। यानी जबकि 2001 में 11% थी। तो देखा जाए तो 2011 में प्रतिशत यानी परसेंटेज कम हुआ है। इस्लाम आबादी का परसेंटेज में कमी आई है इस्लाम आबादी की में। 2001 में 11 थी और 2011 में 9.5 है, तो कमी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं देश में सर्वाधिक इस्लाम जनसंख्या वाले ज़िले। तो देश में सर्वाधिक इस्लाम जनसंख्या वाले ज़िले हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक मुसलमान कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक मुसलमान महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यानी कि मुसलमान कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं मुसलमान। तो देश में सर्वाधिक मुसलमान कहाँ पाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में मुसलमान अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 2011 के अनुसार राज्य में 648 वैधानिक नगरों में से, यानी 2011 के अनुसार राज्य के 648 वैधानिक नगरों में से 293 प्रतिवेदित इस्लाम नगर हैं। यानी 648 नगरों में से 293 इस्लाम नगर हैं, यानी मुस्लिम नगर हैं। 293 मुस्लिम नगर हैं 648 नगरों में से, यानी राज्य में 648 नगरों में से 293 प्रतिवेदित इस्लाम नगर हैं।
अब देख लेते हैं कार्य सहभागिता दर, कार्य सहभागिता दर 2011। तो कार्य सहभागिता दर 2011 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में औसत कार्य सहभागिता दर 32.9% है। यानी उत्तर प्रदेश राज्य में औसत कार्य सहभागिता दर 32.9% है। अगला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्र में कार्य सहभागिता दर, ग्रामीण क्षेत्र में कार्य सहभागिता दर 33.4% है। यानी टोटल 32.9% है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कार्य सहभागिता दर 33.4% है और शहरी सहभागिता दर 31.2% है। यानी शहरी सहभागिता दर 31.2% है और इन दोनों को मिलाकर औसत जो निकलेगा वो 32.9 ही निकलेगा। यानी 33.4% प्लस 31.2% को जोड़ लिया जाए और 2 से फिर डिवाइड कर दिया जाए तो 32.9% ही निकलेगा, जिसमें कार्य सहभागिता दर ग्रामीण क्षेत्र की 33.4% है और शहरी क्षेत्र की 31.2% है। अगला पॉइंट है राज्य में केवल 32.9% लोग कार्यशील हैं। राज्य में केवल 32.9% लोग कार्यशील हैं। यानी राज्य में केवल 32.9% लोग कार्यशील हैं और शेष 67.1% लोग आश्रित हैं। यानी शेष 67.1% लोग आश्रित हैं। यानी कार्यशील 32.9% लोग हैं और 67.1% लोग आश्रित हैं, जो दूसरों के यहाँ मजदूरी करते हैं या दूसरों काम करते हैं। वो 67.1% लोग हैं जो दूसरों के यहाँ मजदूरी करते हैं और केवल 32.9% लोग कार्यशील हैं जो खुद का अपना बिजनेस या अपना खुद का कुछ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुल कार्यशील आबादी में से 75.7% पुरुष हैं। यानी कुल कार्यशील आबादी में से 75.7% पुरुष हैं और 24.3% महिलाएं हैं। यानी कुल कार्यशील आबादी में से 75.7% पुरुष हैं और 24.3% महिला हैं कुल कार्यशील आबादी में से। यानी 75.7% लोग काम करते हैं और महिलाएं कितनी काम करती हैं? 24.3% महिलाएं काम करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं राज्य में कुल कार्यशील आबादी में 78.9% ग्रामीण, यानी राज्य में कुल कार्यशील आबादी में 78.9% ग्रामीण व 21.1% शहरी क्षेत्र से रहते हैं। यानी राज्य में कुल कार्यशील आबादी में अगर हिस्सा देखा जाए तो 78.9% ग्रामीण हिस्सा है राज्य की कुल आबादी का। राज्य की कुल कार्यशील आबादी का हिस्सा 78.9% है और राज्य की कुल आबादी का 21.1% हिस्सा शहरी क्षेत्र से आता है। यानी कार्यशील यानी काम करने वालों में अगर प्रतिशतता देखी जाए तो 78.9% ग्रामीण क्षेत्र से, 21.1% शहरी क्षेत्र से आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो बहुविकल्पी रूप में दिए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यानी उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देश का कितना प्रतिशत है? यानी देखा जाए तो देश की उत्तर प्रदेश में देश की कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो 16.5% निवास करती है। भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में 16.5% निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देश का कितना प्रतिशत है? तो
तो 16.51% है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, यानी 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि कितनी है, तो वो है 20.23%, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, यानी 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला ऑप्शन के हिसाब से महोबा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश शिशु लिंगानुपात 902 है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी की लगभग है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो 47.71% है कुल आबादी का महिला आबादी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितना है 47.71% महिला हैं कुल आबादी का उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, यानी 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात, यानी एसटी का लिंगानुपात 2011 के अनुसार, तो एसटी लिंगानुपात 2011 में 951 है, एसटी लिंगानुपात 2011 में 951 है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, यानी 2011 के अनुसार प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, जिसका घनत्व 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, जिसका जनघनत्व 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ललितपुर को आप याद रखेंगे जहां न्यूनतम जनघनत्व है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, यानी 2011 के अनुसार प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर है, यानी प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर महिला कहाँ पाई जाती हैं, तो ये कानपुर में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रामीण आबादी किस जिले में पाई जाती है, या 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रामीण आबादी
किस जिले में पाई जाती है? तो गौतम बुद्ध नगर में पाई जाती है सबसे कम ग्रामीण आबादी, यानी सबसे कम ग्रामीण आबादी कहाँ पाई जाती है? तो गौतम बुद्ध नगर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है? यानी जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2001 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश की जनघनत्व में वृद्धि प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी 2001 से 11 के बीच कितनी वृद्धि हुई है, यानी इनके बीच कितनी वृद्धि हुई है वो बताना है। तो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के जनगणना के बीच जनघनत्व में। तो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 139 व्यक्ति बढ़ गए हैं 2001 की अपेक्षा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इस्लाम आबादी वाला जिला, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक इस्लाम आबादी वाला जिला मेरठ है। यानी सर्वाधिक इस्लाम कहाँ पाए जाते हैं? तो मेरठ में पाए जाते हैं ऑप्शन के अनुसार। वैसे सर्वाधिक इस्लाम महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार मेरठ में, यहाँ मेरठ ही ठीक होगा। तो अगला तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, यानी सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या कितनी है? यानी उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 9.53 करोड़, यानी 9.53 करोड़ है महिलाओं की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 9.53 करोड़। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा हिंदू धर्म से संबंधित है? तो लगभग 80% हिस्सा हिंदू धर्म से संबंधित है, तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा हिंदू धर्म से संबंधित है? तो लगभग 80% हिस्सा हिंदू धर्म से संबंधित है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? तो गांव में 77.73% जनसंख्या गांव में निवास करती है उत्तर प्रदेश की। 77.73% जनसंख्या गांव में निवास करती है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी लिंगानुपात 894 है। यानी कितना है? शहरी लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का? 894 है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, यानी 2011 के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, यानी न्यूनतम एससी कहाँ पाई जाती है? यानी न्यूनतम एससी की जनसंख्या कहाँ पर है? तो वो बागपत में है न्यूनतम एससी की जनसंख्या, तो वो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी न्यूनतम एससी कहाँ पाई जाती है? तो वो बागपत में पाई जाती है।
अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय यानी सर्वाधिक लिंगानुपात किस समुदाय में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में ईसाई धर्म में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। यानी सर्वाधिक लिंगानुपात किस धर्म में पाया जाता है? तो ईसाई धर्म में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला यानी जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। यानी न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो गौतम बुद्ध नगर है और गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सबसे अधिक है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।